श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी बीएड कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं, आज हम आधुनिक हिंदी कहानी कथा सरिता में दुष्काटिका सूर्यबाला रचित कहानी का अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। दुष्काटिका सूर्यबाला की एक सामाजिक कहानी है। बुआ इस कहानी का प्रधान नारी चरित्र है। भाई दूज के त्योहार पर रतन भैया को रोली अक्षत चिपकाने के लिए विट्टो घर आई है। उसे देखते ही बुआ बोल उठी, तू मेरी कुक्की एकदम वैसी की वैसी। बिट्टू ने भी कहा, और तुम मेरी बुआ भी तो वैसी की वैसी। बिट्टू सोचने लगी, जब अपनी शादी के कुल 2.5 साल बाद बुआ सफ़ेद साड़ी सपाट माथे 6 महीने के रतन को लिए हुए घर में दाखिल हुई थी तो रिक्शे से उतरी तो हम बच्चे दीवार से सटे सांस रोके उन्हें देख जा रहे थे। बुआ एकदम बदल चुकी थी। बुआ परिवार के साथ रहने लगी, लेकिन कह बुआ एकदम दूसरी थी। माँ की एक रंगीन काम वाली साड़ियाँ पहनने के लिए मसलने लगी। मसलने वाली बुआ अब हल्के से हल्के रंग की साड़ियाँ भी देखकर वैसे डंक खा जाती। दुष्काटिका सूर्यबाला रचित जो सामाजिक कहानी है, इसके सारांश में बुआ इस कहानी का एक प्रधान नारी पात्र है। भाई दूज का त्योहार पर रतन भैया को रोली अक्षत चिपकाने के लिए वो विट्टो घर आती है। उसे देखते हुए बुआ बोल उठती है कि तू मेरी कुक्की एकदम वैसी की वैसी है, कुछ भी बदली नहीं है। बिट्टू ने भी कहा, और तुम मेरी बुआ भी तो वैसी की वैसी ही है, आप भी नहीं बदले। इस तरह आमने सामने बातचीत हो रही है। जब अपनी शादी के कुल 2.5 साल बाद हुआ तो सफ़ेद साड़ी सपाट माथे 6 महीने के रतन को लिए हुए घर में दाखिल हुई थी। रिक्शे से उतरी तो हम बच्चे दीवार से सटे सांस रोके उन्हें देख जा रहे थे। तो बुआ एकदम बदल चुकी थी। पहले की तरह बुआ अब नहीं रही कि बुआ परिवार के साथ रहने लगी तो, लेकिन कह बुआ एकदम दूसरी थी। माँ की एक रंगीन काम वाली साड़ियाँ जब पहनने लगती है तब तो मचलने वाली बुआ अब हल्के से हल्के रंग की साड़ियाँ भी देखकर वैसे डंक खा जाती है। इस तरह आमने सामने दुष्काटिका में नारी प्रधान जो बुआ है इसकी और उसकी जो बिट्टो है वो आमने सामने बातचीत करती है। अम्मा ने उन्हें इतना दुलारा कि बुआ सब कुछ भूलती चली गई, खू रहती और सारे समय काम में जुटी रहती। तो भी ग्वाले, मदरी, जमादारीन से लेकर बाबुली तक घर के हर किसी का हिसाब किताब लेनी देनी बुआ के जिम्मे समूचे परिवार के अस्तित्व की जैसे एकमात्र शर्त थी। बुआ रक्षाबंधन पर पहली राखी रतन भैया की नन्ही कलाई पर बांधी जाती और भाई दूल पर पह भी अक्षत रोली रतन भैया के माथे पर। बुआ अब चल फिर नहीं सकती, एक जगह खाट पर बैठी रहती है। कौन है दादी? एयर कंडीशन का एक खुशबूदार झोंका हुआ और दूल्हे वालों में टावेल लपेटती बिन्नी पास आ रही आकर अबक चाई, हडडलो नमस्ते। बुआ ने आहा अरो झाभी, चाय शरबत से पहले जो कुछ भी रसोई में हो लाकर एक गिलास पानी तो दे जा, बाकी खातिरदारी बाद में होती रहेगी। इस तरह जब दुष्काटिका में नारी बुआ की जब बातचीत होती है तब अम्मा ने उन्हें इतना दुलारा कि बुआ सब कुछ भूलती हुई वहाँ से चली गई। रहती हुई वर्ष समय के काम में जुटी रहती है। तो भी ग्वाले, मदरी, जमादारीन से लेकर बाबुली तक घर के हर किसी का हिसाब किताब में लेने देने की बुआ की जिम्मेदारी थी। समूचे परिवार की जो अस्तित्व है उसके सामने ये भी शर्त है कि वो बुआ ही सब कुछ ठीक करती है। रक्षाबंधन का जब त्यौहार आता है तब भी राखी रतन भैया की नन्ही कलाई पर बांधी जाती है और भाई दूल पर पहली अक्षत रोली रतन भैया के माथे पर। बुआ अब चल फिर नहीं सकती क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी थी, एक जगह खाट पर ही बैठी रहती है। कौन है दादी?
एयर कंडीशन का एक खुशबूदार झोंका यहाँ से निकला और दूल्हे वालों में टावले लपेटती हुई बिन्नी पास आ रही थी। आकर अबक चाही या हेलो नमस्ते इस तरह बोली और बुआ ने कहा, अरोजा भी चाय शरबत से पहले जो कुछ भी रसोई में हो लाकर एक गिलास पानी मुझे दे दे, बाकी खातिरदारी बाद में होती रहेगी। यानी कि फिर वापस आओ तब मेरी खातिरदारी करना। आगे बढ़ते हैं। लड़की ने कुछ अजीब सी आंखों से देखा और बगैर कुछ बोले अंदर चली गई। कुछ देर बाद ट्रे में एक कप चाय, थोड़ा चूड़ा और बिस्कुट लेकर आई। बेल बजी। रतन आया। रतन दरवाजे के अंदर अचक छाया सा घुसा, लेकिन तत्क्षण मुझे पहचानते ही लपक कर मेरी बाहों में आ समाया। जिया तुम भला कैसे, न खत न तार। इस सरप्राइज की खातिर रतन किचन में जाकर थोड़ी ही देर में ट्रे भरकर ब्रेड, जैम, चटनी, अचार और सेब संतरे लिए लौटा। देर शाम रीमा भाभी आई। बैठकर चाय के प्याले से तरोताजगी खींचने लगी। फिर प्याला रखा। एक भरपूर अंगड़ाई भील और जम्हाई लेती हुई बोली, थकान सी लग रही है। रीमा भाभी दोबारा जम्हाई लेकर इठलाई। एक प्याला और चाय चाहिए थी। मैं क्यों न बना लाऊं आखिर, कहते मैं उठने लगी तो रीमा भाभी मुझे वापस इम्तिनान ने बिठाती बोली, आप बैठिए, रतन बना लाते हैं, है ना। और बड़े कहीना से रतन को आंख मार दी। बुआ का चेहरा गर्माती हुई चाय में सिकने सा लगा। देखते हैं। जब लड़की कुछ अजीब सी आंखों में कुछ देखा तो बगैर कुछ बोले अंदर चली आई। तो कुछ देर बाद ट्रे में एक कप चाय लेकर आई, थोड़ा चूड़ा और बिस्कुट भी लेकर आई। बेल बजी। मालूम हुआ कि रतन आया। रतन दरवाजे के अंदर अचकाया सा घुसा, लेकिन तत्क्षण मुझे पहचानते ही लपक कर मेरी बाहों में आ समाया। फिर बोला, जिया तुम भला कैसे, न खत न तार। कि तुम कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं। इस सरप्राइज की खातिर रतन किचन में जाकर थोड़ी ही देर में ट्रे भरकर ब्रेड, जैम, चटनी, अचार और सेब संतरे लिए वहाँ फिर से आ पहुँचा। देर शाम रीमा भाभी आई और बैठकर चाय के प्याले से तरोताजगी खींचने लगी। कि प्याला रखा। एक भरपूर अंगड़ाई भील और जमाई लेती हुई बोली, थकान सी वो लग रही है। रीमा भाभी दोबारा जमाई लेकर इठलाई। एक प्याला और चाय चाहिए, मुझे दे दो। मैं क्यों न बन लाऊं आखिर, कि मैं तो बनाऊंगा ही, कहते मैं उठने लगी तो रीमा भाभी मुझे वापस इम्तिनान में बिठाती बोली कि आप बैठिए, रतन बना लाते हैं। और बड़े कहने से रतन को आँख मार दी, यानी कि वह ना करती है कि आप मत बनाना। बुआ का चेहरा गर्माता हुआ चाय में चिकन सा लगा था। आगे देखते हैं। मैंने अकेली होने पर बुआ को टटोला, थोड़ा बदलो अपने आप को बुआ, समय के साथ ये सब तो आम बातें हैं। दिन भर की थकी आई भाभी को रतन भैया ने ही चाय पिला दी तो क्या। अब पहले ही तरफ औरत और मर्द के अलग अलग कामों की श्रेणियाँ नहीं, दोनों की जूही मिली बर्बारी की साझेदारी। मेरी बात सुनकर बुआ ने कहा, अगर बहू बीमार हो, मैं अपंग हो और बच्चे स्कूल में हो, कमो भी न हो, तो रतन बहू को चाहे क्या, खाना भी बनाकर खिलाए, सारी तीमारदारी करे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब आज कल के लोग इतनी दूर तक, इतने गहरे तक क्यों नहीं सोच पाते, क्योंकि बड़े बड़े सिद्धांत होते तो मैं नहीं पढ़ पाई, न अपना सोच पाए उस ढंग से रख ही पाऊंगी। पर इतना जानती हूँ कि एक होती ही नियत की भाषा, उसे मैं बेखूबी पढ़ सकती हूँ, और एक होती है अदब की भाषा,
जिसकी ज़रूरत ज़िंदगी में संतुलन और अनुशासन बनाए रखने के लिए देर सवेर पड़ती ही है, लेकिन ये लोग इस तरह की बातें क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि रीमा यह नौकरी न करके वह बिन्नी को ज़्यादा बहुमूल्य उपहार दे सकती थी, क्योंकि ज़्यादा लाड दुलार सवार और शुभ संस्कारों का उपहार वह बच्चों को ज़्यादा समय दे पाती। सारांश देखें। जब चाय का प्याला और चाय जब आई तो उन्होंने बोला कि मैं क्यों न बनाऊं, आखिर मैं ही बनाऊंगा। रतन बना लाते हैं ना। इस तरह आपस में बातचीत होती है। मैंने अकेली होने पर बुआ को फिर से टटोला, थोड़ा बदलो अपने आप को बुआ, समय के साथ साथ आप भी बदलो। यह सब तो आम बातें हैं। दिन भर की थकी आई भाभी को रतन भैया ही चाय पिला दी तो क्या? अब पहले की तरह औरत और मर्द के अलग अलग कामों की श्रेणियां नहीं, दोनों की जूही मिली बराबरी की साझेदारी। ये बताते हैं कि अब दोनों की जो श्रेणियां हैं, स्त्री और पुरुष, वो दोनों की अलग अलग है, बराबरी की साझेदारी है। आधा काम पुरुष करते हैं, आधा काम स्त्रियां करती है। मेरी बात सुनकर बुआ ने कहा, अगर बहू बीमार हो तो मैं अपंग हो और बच्चे स्कूल में हो, कमो भी ना हो तो रतन बहू को चाय क्या खाना भी बनाकर खिलाए, सारी तीमारदारी करे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह बुआ बोलती है कि जब कोई बीमार हो तो मैं सब कुछ बना लेती हूँ। अब आजकल के लोग जो इतनी दूर तक, इतने गहरे तक क्यों नहीं सोच पाते कि बड़े बड़े सिद्धांत पोथे में जो नहीं पढ़ पाए, न अपना सोच पाए, उस ढंग से रख ही पाऊँगी। पर इतना जानती हूँ कि एक होती है नियत, सच्ची नियत की भाषा, उसे भी बेखूबी पढ़ सकती हूँ, और एक होती है अदब की भाषा जो हमारे संस्कार में होती है, जिसकी ज़रूरत ज़िंदगी में संतुलन और अनुशासन बनाए रखने के देर सवेर पड़ती ही है। और लेकिन ये लोग इस तरह की बातें क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि रीमा भी यह नौकरी न करके वह बिन्नी को ज़्यादा बहुमूल्य उपहार दे सकती है। इसलिए मैं सबको यह बताती हूँ कि शुभ संस्कारों ही अपना और अपने बच्चों का उपहार है। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हम दुष्काटिका कहानी का सारांश यहाँ तक रखते हैं, कल पढ़ेंगे। अस्तु।